फैल जाती हैं जब ये खबर मिलती है कि कोई बच्चा पैदा होने वाला है, किसी का जन्म होने वाला है। घर, रिश्तेदार, मोहल्ला, हर लोग, हर जगह लोग खुशियों से भर जाते हैं और तैयारी करने लगते हैं, इंतजार करने लगते हैं उस नए जन्मे बच्चे का। ये हर घर में होता है, आपके साथ भी हुआ होगा और आपके आसपास भी हुआ होगा और आपके लिए भी हुआ होगा। लेकिन कितने पेरेंट्स ये समझते हैं, ये जानते हैं कि अब उन्हें क्या करना है। प्रेगनेंसी हो गई है और प्रेगनेंसी के बाद क्या करना है, जन्म से पहले तक, और फिर जन्म के बाद क्या करना है, कब, पहले साल क्या करना है, और पहले 6 साल तक क्या करना है, और पहले 12 साल तक क्या करना है, और पहले 16 साल तक क्या करना है। इसकी कहीं भी कोई चर्चा नहीं, इसकी कहीं भी कोई जानकारी नहीं। एक बच्ची 5-6 साल की और वो बोल नहीं रही है, वो अपने वॉशरूम, खाना पीना, ये काम भी ढंग से नहीं कर रही। हस्बैंड एक अच्छी जॉब पे है, अच्छी अर्निंग पे है, दोनों की लव मैरिज है और लव मैरिज होने के बाद दोनों मोहाली में एक अच्छी सोसाइटी में रहते हैं। घर देखने से पता चलता है कि इनकम अच्छी है। अब जब ये समस्या आई कि वो बच्चा बोल नहीं रहा है, सबसे पहले उसके फादर और मदर दोनों काउंसलिंग में थे। मैंने असेस किया और मैंने ये जाना कि इनके जो रिश्तेदार हैं, इनके जो रिलेटिव्स हैं, ससुराल से या मायके से, दोनों तरफ से, उनके साथ इनका कुछ खास मिलना जुलना नहीं। इस बच्चे को बोलने के लिए ज़रूरी है कि इसको सुनना होगा, लेकिन सुनने के नाम पे इसके घर में कुछ भी नहीं था। एक चुप्पी थी, एक सन्नाटा था, एक खामोशी थी। बच्चे जब बड़े होते हैं उनको सहारा चाहिए होता है, उनको आवाज़ चाहिए होती है, उनको खेलने कूदने, उठने बैठने के लिए कुछ पारिवारिक सदस्य चाहिए होते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप एक काम कीजिए, इसकी दादी को या इसकी नानी नाना को, किसी को भी आप यहाँ बुलवा लीजिए, ये बच्चा ठीक हो जाएगा। क्योंकि दिक्कत सिर्फ यही थी कि इनपुट नहीं थी ब्रेन में। तो हमारा तय हुआ कि हफ्ते में एक बार मैं उनसे मिलूंगा। तो तय जो समय था, जो समय फिक्स किया गया था, तो उस पर मैं उनके घर जाने लगा। अगली सीटिंग में उसका हस्बैंड वहां पे नहीं था। उसने कहा कि वो मुझसे मिला हल्का सा जाते वक्त, लेकिन उसने कहा कि मेरे पास समय नहीं है, आप वाइफ से बात कर लीजिए। 1 सीटिंग, 2 सीटिंग, 3 सीटिंग होने के बाद मसला जो था वहीं पर खड़ा था जहां से शुरू हुआ था। वाइफ ने कहा कि हम किसी को नहीं बुला सकते, ना तो मैं अपनी सास और माँ को बुला सकती हूँ और ना किसी और रिश्तेदार को, क्योंकि हमारी लव मैरिज है और सभी लोग हमारी मैरिज के खिलाफ थे। इसलिए यहाँ कोई भी रिश्तेदार नहीं आता और हम किसी भी रिश्तेदार के यहाँ नहीं जाते। इन दोनों पेरेंट्स ने मिलकर उस गुड़िया की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसका बचपन खा गए ये लोग, उसका बचपन बर्बाद कर दिया। उनको किसी तरह की कोई नॉलेज, उनको किसी तरह की कोई परवरिश के बारे में जानकारी नहीं थी। हस्बैंड ने तो उसके बाद कभी सीटिंग ली ही नहीं, उसने ज़रूरी नहीं समझा। वो मुझे पे करते थे, मैं जाता था, बातें करके आ जाता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने उनसे कहा कि मैं इतना ही कर सकता हूँ आपके लिए। लेकिन बच्ची बोलने लगी थी, मैं उसके साथ थोड़ा वक्त गुजारता था, मुझसे बातें कर लेता था। मैंने अपने बच्चों के साथ बहुत सी बातें की। मैं अपने बच्चों के साथ जब से बातें कर रहा हूँ, जब से वो गर्भ में थी, मैं उस बच्ची के साथ भी बात कर लेता था। धीरे 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 कुछ महीनों तक उसमें बहुत फर्क आया, लेकिन इसे कंटिन्यू नहीं किया जा सकता था क्योंकि पेमेंट इन्वॉल्व थी। उनकी जो एनर्जी थी, उनका जो, उन्हें लगा कि बस हम लोग इतना ही पे कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम लोग पे नहीं कर सकते। एंड ऑफ द डे उन्होंने यही चुना कि जो होगा देखी जाएगी, लेकिन अब इस काम पर इससे ज़्यादा पैसे नहीं खर्चे जा सकते। ये बात कहीं तक समझ में आती है क्योंकि पैसों का मामला है, लेकिन दूसरी बात मुझे कभी समझ में नहीं आई कि उन्होंने अपनी बच्ची के भले के लिए जितने भी उपाय मैंने उनसे कहे थे वो नहीं किए। वो इस बात पर अड़े रहे, इस बात पर जिद्दी रहे कि ना तो उसके रिश्तेदार यहाँ आएंगे, ना मेरे रिश्तेदार यहाँ आएंगे, क्योंकि उसको वो अलाउ नहीं करेगी,
और उनको मैं अलाउ नहीं करूँगा। बच्चे की ज़िंदगी बिगड़ती है तो बिगड़ जाए, उसमें कोई डर नहीं। इस तरह के माँ बाप भी होते हैं। आप ध्यान रखना, आप तो ऐसे नहीं, आपके आसपास तो कोई ऐसा नहीं। अगर आपको कोई भी बच्चा मिले जो अच्छे से बोलता नहीं है, अच्छे से वॉशरूम खाना पीना नहीं करता है, मुँह से लार गिरती है, उसके साथ एक एक्सरसाइज कीजिए, उसको सजेस्ट कीजिए, उसको ग्रुप चाहिए, इसको लोग चाहिए, इनको रिश्तेदार चाहिए, इनको नाना नानी, मासी, मौसा, चाचा, चाची, बहन, रिश्तेदार चाहिए, दादा, दादी। यही इलाज है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैंने इस इलाज के ज़रिए बहुत से लोग ठीक किए। मैंने इस इलाज के ज़रिए बहुत से बच्चों पर काम किया और ये वाकई में काम करता है, क्योंकि ये एक मशीन है। इस मशीन से जो भी हम लोग बोलते हैं, करते हैं, वो इसकी इनपुट पर बेस्ड है कि हमने इसमें क्या डाला। हमने इसमें जो भी लैंग्वेज डालेंगे वही निकलेगी, जो भी संस्कार डालेंगे वही निकलेंगे, जो भी आदतें डालेंगे वही निकलेंगी। लेकिन पेरेंट्स अवेयर नहीं है, पेरेंट्स इसे हल्के में लेते हैं। आज एक और समस्या जो बहुत बड़ी हो चुकी है, कुछ भी हो लोग डॉक्टर के पास भागते हैं और अपने बच्चों को मेडिसिन से ठीक करने की कोशिश करते हैं। ये लत लग चुकी है। छोटी सी भी बात हो लोग डॉक्टर के पास भागते हैं, लेकिन ये जानने की कोशिश नहीं करते कि ये जो हुआ है ये क्यों हुआ है। मैंने पहले भी कहा था, मेरे जो वीडियोस हैं उन लोगों की जिंदगी बदलने के लिए काफ़ी हैं, जो करते कुछ और है और होता कुछ और है। आपके सुख, आपके दुख आपके अपने हाथ में है। अगर आप ये जान जाएं, ये पहचान जाएं कि क्या करने से क्या हुआ, तो लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं। बल्कि उन्हें ये समझना चाहिए, उन्हें ये सीखना चाहिए, उन्हें अपने से जो एक्सपीरियंस्ड मदर फादर हैं, अपने से जो बड़े लोग हैं, उनसे पूछना चाहिए, उनको अपना बताना चाहिए कि हमें ये दिक्कत है, ताकि उसका कारण पता चल सके कि ये दिक्कत क्यों है और उसे ठीक किया जा सकता है। मैं हैरान था कि मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन फिर भी बच्चे ठीक हो रहे हैं। छोटी सी बात, ये जो ब्रेन है इसको इनपुट देनी पड़ेगी, और जिस तरह की इनपुट हम लोग देंगे उस तरह की आउटपुट आएगी। अगर इनपुट नहीं देंगे तो आउटपुट कुछ भी नहीं आएगी। कितना आसान था और कितना आसान है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके आसपास कुछ ऐसे बच्चे हैं, कुछ ऐसे घर हैं, कुछ परिवार हैं, आप उन्हें ये सजेस्ट कर सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। 20-1 हज़ार मैंने अपनी ज़िंदगी में काउंसलिंग्स की हैं, लोगों को मिला हूँ, लोगों के घरों में गया हूँ, लोगों से बातचीत हुई है, लोग मेरे पास आए। मैंने ये सब चीज़ें वहीं से सीखी। कहने को मैं टीचर हूँ, लेकिन वो सभी लोग मेरे टीचर हैं जिनसे मैंने काउंसलिंग की, और सच में बहुत आसान है। मेरा मकसद है कि वो सब जानकारी आप तक पहुँचे। मेरा मकसद है उसका आप लाभ लें। मेरा मकसद है जो आने वाली पीढ़ी है, पनीरी है, जो बच्चे हैं, उनको हम लोग सही दिशा दे सकें, सही सोच दे सकें, सही समझ दे सकें, ताकि वो आगे उसे पास ऑन कर सके। और ये धीरे धीरे और मुश्किल होता चला जाएगा। एआई में आ चुके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में हम लोग पहुंच चुके हैं, और अब ये और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को अपने ब्रेन की प्रैक्टिस करने की जगह नहीं बची है। बच्चों का ब्रेन प्रैक्टिस कर ही नहीं सकता, क्योंकि उनको हर चीज़ रेडीमेड अवेलेबल है। उन्होंने सिर्फ पूछना है एआई से कि बताओ, और उसने बताना है और उसने आंसर करना है। लेकिन बच्चों की जो खुद की एक्सरसाइज थी, खुद की प्रैक्टिस थी, वो ज़ीरो हो जाएगी, और इसका नतीजा ये निकलेगा, हमारे हम जो ह्यूमंस हैं, इनमें एक बेसिक नेचर है कि जिस भी अंग को, जिस भी एक्टिविटी को, जिस भी पार्ट को बॉडी के हम लोग यूज़ नहीं करते, कुछ पीढ़ियों तक वो पार्ट, वो अंग, वो हरकतें वो ज़ीरो हो जाती, वो नील हो जाती। उनमें सेंसर्स काम नहीं करते, उनमें सिग्नल्स काम नहीं करते। तो इसी तरह से अगर कुछ देर हम लोग अवेयर नहीं हुए अपने बच्चों को लेकर, कुछ देर हम नहीं संभले, तो उनके जो ब्रेन है, उनकी जो कंडीशन है, वो डीएक्टिवेशन की तरफ जाने लगेंगी। वो लोग हरगिज भी इंटेलिजेंट नहीं कहे जाएंगे।
सो जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, अपने बच्चों की इनपुट पर ध्यान दीजिए कि उन्हें किस तरह की इनपुट मिल रही है और किस तरह की इनपुट मिलनी चाहिए। उम्मीद है कि ये कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। उम्मीद है कि इस कहानी से आप बहुत लोगों को हेल्प कर सकते हैं। उम्मीद है कि अगर बच्चे ऐसे आपको मिलें जो नहीं बोलते हैं, आप उन पे ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम लोग फिर मिलेंगे। अगली कहानी जो है वो भी एक बच्ची की है जिसकी उम्र वही 6 साल 7 साल 6 साल 7 साल की थी। उसकी प्रॉब्लम इस बच्ची से बिल्कुल उलट थी और उसके ब्रेन की जो इनपुट थी वो बहुत मैच्योर थी। वो बच्चों के हिसाब से नहीं थी, वो बहुत मैच्योर थी। उस बच्ची को बच्चों में बड़े समझा जाता था और बड़ों में बच्चा समझा जाता था। ये उसकी बहुत बड़ी समस्या थी। क्या उस बच्ची की जिंदगी को बदला जा सकता है? क्या उसकी ब्रेन इनपुट को चेंज किया जा सकता है? क्या वो पेरेंट्स कर पाए? क्या वो कर पाएंगे? क्या आपके आसपास भी अगर कोई ऐसा बच्चा है जो मैच्योर दिखता है, उम्र के लिहाज से बड़ा दिखता है, तो ये जो आने वाला वीडियो है वो आपके काम का है। उम्मीद है कि ये जो सीरीज हमने शुरू की आपको अच्छी लगी होगी। उम्मीद है कि आपने इससे सीखना शुरू किया होगा। जैसे मैंने पहले भी कहा, मेरे लिए ये मिशन, मेरे साथ आइए। जितना लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कीजिए, हेल्प कीजिए, ताकि हम लोग एक अच्छे समाज की रचना कर सकें। बहुत ज़रूरी है। हम बहुत पिछड़ गए हैं। हम लोग फैमिली मैटर को लेके, फैमिली टॉपिक को लेकर बहुत पिछड़ गए हैं। हम लोग बच्चों की सही परवरिश को लेकर बहुत पिछड़ गए हैं। बहुत ज़रूरी है। हमें अवेयर होना पड़ेगा, हमें जागना पड़ेगा, हमें अपनी ज़िंदगी की कमांड अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। हम अपने बच्चों को यूं ही नहीं छोड़ सकते और ना उन्हें छोड़ना चाहिए। हम ही उनके भाग्य विधाता हैं। हम उनके भाग्य को बदल सकते हैं, हम उनके भाग्य को चमका सकते हैं। ये सब हमारे हाथ में। ये आसान है, हो सकता है, हो जाएगा। जुड़े रहिए। कभी ना कभी कोई ना कोई बात हमारी एक दूसरे के साथ मिल जाएगी। कहीं ना कहीं लगेगा कि हम दोनों एक ही राह पे हैं। कभी ना कभी आपको लगेगा कि ये मिशन सिर्फ मेरा नहीं, आपका भी है। आइए मिलकर एक अच्छे समाज की रचना करते हैं। अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद है कि आपको भी लगा हो। थैंक यू सो मच।